तो आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा हीरो स्टॉक है HDFC। HDFC बैंक नहीं है, HDFC है। अगर इसका आज मैंने इसीलिए इसको चुना बिकॉज इसका जो पॉजिटिव चेंज है सबसे ज़्यादा है, 4.59% है, इसीलिए मैंने HDFC को आज चुना है। तो आज हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं खोलता हूँ सबसे पहले screener.in। अगर HDFC का बात करें तो इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जिसका कि हेडक्वार्टर मोस्टली मुंबई में है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करता है, नाम से ही इसका पता चलता है। अगर कंपनी का मार्केट कैप का बात करें तो ये लगभग है 5 करोड़ के आसपास, 5 लाख करोड़ के आसपास, 4.83 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी है। तो काफ़ी बड़ा कंपनी मैं बोलूँगा। इंडिया में कुछ ही कंपनी है जो लाख करोड़ पार किए हुए। जो सबसे बड़ा कंपनी है वो 12-13 लाख करोड़ के आसपास है, रिलायंस। फिर है TCS जो है लगभग 10-11 लाख करोड़। फिर आते हैं कुछ और कंपनी, लेकिन HDFC का है 4.83 लाख करोड़ के आसपास का। तो ये टॉप 10 में मैं बोल सकता हूँ कि होगा। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13.2% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.2%, जो उतना कुछ खास नहीं है क्योंकि अच्छा लगता है जब रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 30% के आसपास रहता। अगर कंपनी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसका डिविडेंड बहुत हाई है। डिविडेंड इसका रेशियो 20%, मतलब अगर 100 रुपये कमा रहा है तो 80 रुपया खुद के पास रख रहा है, खुद इन्वेस्ट कर रहा है खुद में, और 20% को डिविडेंड दे रहा है अपना शेयर होल्डर्स को। अगर इसका मीडियन ग्रोथ का बात करें, सेल्स ग्रोथ का, तो ये लगभग 17.5% है पिछले 10 साल का, जो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा मुझे। अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो ये बहुत हाई वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है, लगभग 3.09 टाइम्स अपना बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अगर PE का बात करें तो ये इसका PE वैल्यू है लगभग 24 है, जो कि उतना कुछ हाई नहीं है। 20 के आसपास कंसीडर किया जाता है कि ठीक ठाक नंबर है, कि PE वैल्यू उतना सस्टेनेबल होता है। अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी लो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहने का मतलब है कि अगर आप 10 रुपये का इंटरेस्ट आपको भरना है और आपका कमाई है 100 रुपया, तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा 10, क्योंकि जो नंबर जितना आप कमा रहे हैं डिवाइडेड बाय जितना आपको इंटरेस्ट पे करना है वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा कंसिडर किया जाता है कि आप उतना जल्दी अपना लोन का इंटरेस्ट पेमेंट कर ही दीजिएगा, साथ ही जो कैपिटल है उसको भी पेमेंट करने का आप कैपेसिटी रखते हैं। तो इसी से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से यही पता चलता है। अगर हाउसिंग फाइनेंस का बात करें तो HDFC सबसे बड़ा है, 4 लाख 4.5 लाख करोड़ के आसपास। उससे छोटा LIC है हाउसिंग फाइनेंस, जो लगभग 20,000 करोड़। जितना भी कंपनी है, चाहे PNB हो, इंडिया बुल्स हो, हुडको हो, बाकी सब बहुत छोटा छोटा कंपनी अगर एज़ कम्पेयर टू HDFC का बात करें तो। अगर क्वार्टरली अर्निंग का बात करें तो सितंबर 2018 में इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था 22,000 करोड़ के आसपास का, और इसका अभी जनरेट हो रहा लगभग 30,000 करोड़ के आसपास। तो काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर है, एक क्वार्टर में 30,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाना। अब देखते हैं कि क्या ये प्रॉफिट में इसको कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं। अगर प्रॉफिट का बात करें तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट लगभग 3,500 करोड़ के आसपास था सितंबर 2018 में, जो इम्प्रेसिवली बढ़ते बढ़ते 4,400 करोड़ के आसपास हो गया, जो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा और कंटिन्यूस ग्रोइंग ट्रेंड में ही है। कुछ साल थोड़ा सा बढ़ गया, जिससे सितंबर 2019 में काफ़ी बढ़ा, लेकिन फिर लगभग वही ट्रेंड पॉजिटिव में है। अगर ओवरऑल प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट पॉजिटिव में ही है। कुछ साल उसको अदर इनकम से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर ट्रेंड देखा जाए तो वो पॉजिटिव में ही है। 5,000 करोड़ लगभग सितंबर 2018 में भी था बिकॉज ऑफ अदर इनकम, और अभी भी लगभग 5,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें कि अदर इनकम उसका भी कम है। अगर ईयरली का बात करें प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी का ईयरली एक साल का होता था 25,000 करोड़ के आसपास एक साल में, जो अभी बढ़ के हो गया 1,40,000 करोड़ का बस इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट का बात करें कि जो पैसा उठा रहा है, बैंक बेसिकली काम कैसे करता है, वो आम आदमी से पैसा लिया, अब उसको इंटरेस्ट में किसी को देता है और उससे कुछ कमाई करता है। कुछ इंटरेस्ट जो पैसा रखा उसको देगा, और कुछ इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 4% पे पैसा रख रहा है और 6% पे दे रहा है, तो जो 2% कमाई होता है वो बैंक का कहलाता है। बस एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि 2% कमाई होता है, बस इसी तरीके से बैंकिंग काम करता है।
तो अगर फाइनेंसिंग से प्रॉफिट का बात करें तो उस समय था लगभग 4000 करोड़ के आसपास, जो अभी बढ़ के हो गया 18000 करोड़। तो पिछला 10 साल में लगभग 4-4.5 गुना प्रॉफिट इसका बढ़ गया फाइनेंसिंग प्रॉफिट। अगर ओवरऑल प्रॉफिट का बात करें तो वो था लगभग 3000 करोड़ के आसपास, जो अभी 20000 करोड़ का हो गया है। कहने का मतलब कि इसका अदर इनकम से भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए जो प्रॉफिट है लगभग 6 टाइम्स के आसपास बढ़ गया है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का बात करें तो वो लगभग 10 साल का 18% है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। 5 साल का 21% है और 3 साल का 20% है, तो इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट का बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 14-15% के आसपास है। लास्ट 10 साल का बात करें, 5 साल का, 3 साल का, लगभग उसी के आसपास चल रहा है। तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर लगाइए। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी उतना कुछ खास बढ़िया नहीं है। लास्ट 10 साल का 18%, 5 साल का 16 और 3 साल का 16। मुझे अच्छा लगता है जब कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास रहता, तो मैं कंसिडर करता हूँ कंपनी काफ़ी बढ़िया है। खैर कंपनी तो यहाँ बढ़िया है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे अच्छा लगता है जब 20% के आसपास रहता तब। अब बात करते हैं कि क्या कंपनी जो ऑपरेट करके पैसा निकाल रहा है उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है या नहीं। बैंकिंग के केस में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमेशा ज़्यादा ही रहता है, हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कंपनी का काम ही यही है कि कंपनी का मार्केट से पैसा उठाना और सामने वाला को देना। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा कंपनी का पैसा रहेगा, जो कि यहाँ भी दिख रहा है। 2010 में पॉजिटिव था नेट कैश फ्लो 3000 करोड़ के आसपास और कंटिन्यूस पॉजिटिव रहा। 2015 में थोड़ा नेगेटिव हुआ, फिर 18 में नेगेटिव हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का पॉजिटिव ही है। 2021 में भी ये नेगेटिव है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अपना जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उससे पैसा निकाल के इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का काम पूरा कर ले रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो इसका कोई मालिक नहीं, कोई प्रमोटर नहीं है। हुआ ये कि बहुत सारा कंपनी मिलकर एक साथ आया और एक ग्रुप बनाया और फंडिंग दिया उसको, ताकि वो कंपनी चल सके। और इसको चलाता कौन है? जो प्रमोटर है, इसमें बहुत सा प्रमोटर, बहुत सारा कंपनी प्रमोटर है। तो वो सब क्या किया कि कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर को लाया और वो सबको चलाने के लिए बोला, सबको सैलरी दिया और जो भी प्रॉफिट हो रहा है सब आपस में बांट रहा है। जो भी कंपनी मिल के बनाया था तो वो सब आपस में प्रॉफिट को थोड़ा बहुत बांट लेता है, बाकी पैसा री इन्वेस्ट कर देता है। इसीलिए आपको यहाँ पे कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं दिख रहा है। अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग का बात करें तो सितंबर 2018 में 11% था, जो लगभग 11.18%, लगभग सेम परसेंटेज पे है। तो मुझे अच्छा लगता है जब पब्लिक का शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में घटे। खैर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घटे तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा, बस एक समझने का तरीका होता है। तो ये था ओवरऑल HDFC के बारे में। HDFC बैंक नहीं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बारे में था, जो हाउसिंग का बिजनेस देखता है, बैंकिंग का नहीं। बैंकिंग का अलग कंपनी है। तो ये था ओवरऑल जो भी मैंने बताया, ये HDFC के बारे में था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपका कोई दोस्त जो थोड़ा बहुत फंडामेंटल सीखना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे इस चैनल को रिकमेंड कर दें, ताकि वो भी कुछ सीख सके। धन्यवाद दोस्तों।